it is there in the chat box. Should Yeah, can you read out the question? Can we call fixed position layout as product layout? By definition, the product layout is that which actually gets built. One after another sequence of processes are designed in such a manner that it gets built at the end. So that is called the product layout. So it is keeping the product in mind. All the operations have been sequenced. But in case of that means there is a flow. There is a flow going on across different operations. So in fixed layout, it does not happen like that. In fixed layout, one product, एक प्रोडक्ट वो अपनी जगह में खड़े हैं और उधर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर आर कमिंग एंड देन दे आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट वन बाय वन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट. इट इज द लीडर हु हैज टू बी एंगेज्ड इन रियली ड्राइविंग द एंटायर थिंग. तो वो ये एक वीडियो है जहां पर आपको शायद लेआउट के बारे में पता चला, 5S के बारे में पता चला, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में पता चला, उनका जो पॉलिसी वगैरह इसके बारे में पता चला. तो कुछ एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया, मैं नोट किया, आपको शेयर करता हूँ. एक है, देखिएगा, कोई भी लेआउट में डोंट मेक इट अननेसेसरीली बिग मॉड्यूल. बैठने का जो जगह है उसको छोटा मॉड्यूल बनाएंगे, जितना छोटा हो सकता है, और बीच में कोई बैरिकेड ना दे. अगर दरवाजा करना ही है, मेक इट आउट ऑफ ग्लास. तो जैसे मैंने पहला दिन भी बोला था, आपको अभी भी बता रहा हूं, मेरा 4 लर्निंग था मिलिकन से. वो 4 लर्निंग इस प्रकार है कि डोर, नो डोर, ऑफिस, नो ऑफिस. तो ये जो इंपॉर्टेंट जो लेसन है, डोर, नो डोर, ऑफिस, नो ऑफिस, आपको अल्टीमेटली वो डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है जहां पर it should be sitting like first cab, जहां पर सभी लोग from one end to another end we are able to see everybody working. और normal working, normal atmosphere, उसमें टीम बिल्डिंग बहुत बढ़िया होता है. सेकेंड चीज आपने देखा होगा वो है स्टैंड अप. अब आप शायद जहां पर एकदम जरूरी ना हो, कहीं भी जगह में आपको किसी भी आदमी को बैठ के काम करना नहीं देखा. सभी जगह में लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं. खड़े होने से वर्टिब्रा सीधा रहता है, दैट इज मोस्ट हाइजीनिक, और उसमें अप टू ओल्ड एज ए पर्सन विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज योर प्राइम टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन द फैक्ट्री. तो उसमें आपको खड़े रह के रिलैक्स तरीका में, पीसफुल तरीके से काम करना है. और एक पॉइंट उन्होंने बताया जो लेआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेआउट को ऐसे डिजाइन किया उन्होंने कि एकदम शुरू से इनवर्ट से आखिर तक, शिपमेंट तक, इट इज फ्लोइंग यूनिडायरेक्शन. मतलब द वैल्यू ऐड हो रहा है जितना आप आगे जाएंगे वैसे ही. मतलब एंटायर फ्लोर डिजाइन हैज बीन डन कीपिंग इन व्यू एज इफ द प्रोडक्ट लेआउट. नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेआउट के लिए, वो है एवरीथिंग ऑन व्हील्स. तो आप लोग ये पॉइंट को थोड़ा नोट कर लो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं. मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपका शॉप फ्लोर व्हील फ्रेंडली है, व्हील रेडी है? अगर आपका शॉप फ्लोर व्हील रेडी ना है तो उसको व्हील रेडी करना है. देखिए, पहला जमाने में लोग यूज करते थे हेवी इक्विपमेंट के लिए, अगर हेवी प्रोडक्ट के लिए लोग हेवी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे माने कि आपका जो हेवी कास्टिंग्स है या तो हेवी आइटम्स है, पार्ट्स है, मशीनिंग पार्ट हेवी है, उसके लिए हो सकता है आप हाइड्रोलिक पैलेट के यूज करो. कुछ केस में, लिमिटेड केस में हो सकता है आप फोर्कलिफ्ट भी यूज करो, दैट इज फाइन. अदरवाइज फॉर ऑल योर फैक्ट्रीज आपका मटेरियल हैंडलिंग ज्यादातर आपका खुद का डिजाइन किए हुए ट्रॉलीज के भरोसे में ही आपको करना है. ट्रॉलीज आर सो सिंपल, लेकिन आपको उसको सेफ करना है. सेफ करने के लिए ट्रॉली का डिजाइन के ऊपर नजर रखना है. कोई भी ट्रॉली डिजाइन करो, उसको गेट इट अप्रूव्ड बाय द प्रोडक्ट डिजाइनर. ओके. और एक पॉइंट आपने देखा होगा कि जो भी लोग उधर थे, सबके आंखों में, काम में
उनका प्राइड था कि यस दिस इज माय वर्क, आई एम डूइंग इट एंड आई एम टोटली इन्वॉल्व इन इट, और वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। टॉयलेट्स का भी पिक्चर उन्होंने दिखाए थे एंड एक्चुअली मैं तो हमेशा कहता हूं कि टॉयलेट एंड स्क्रैप यार्ड दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ए फैक्ट्रीज कल्चर। अगर आपका टॉयलेट पर्टिकुलरली जहां पर आपका ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो ऑपरेटर का टॉयलेट एंड द स्क्रैप यार्ड, दीज टू प्लेसेस आर क्लीन, मुझे बाकी जगह देखने का जरूरत नहीं होगा, इट विल डेफिनेटली बी क्लीन। और फोकलिफ्ट का व्हील आपने शायद देखा होगा, कैसा व्हील मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने, और उनका फ्लोर में फोकलिफ्ट यूज हो रहा है तो इसीलिए उन्होंने कोई पेंट यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका हेवी प्रोडक्ट्स का फ्लो करना जरूरी है। ऑटोमेटिक क्लीनर जो है, क्लीनिंग अरेंजमेंट्स हैं उनका, और इवन जैसे मैंने बोला था हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो है उसको बैंगलोर बेस्ड स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने छोटा कर दिया, तो इधर अभी आपने देखा होगा कि डिश वॉशर भी छोटा डिश वॉशर, उनके काम के हिसाब से मल्टीपल सेटअप्स, बट नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ईच सेटअप विल टेक वेरी लेस टाइम। फिर जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग भी आपने देखा, एक आदमी हैंडल कर रहे हैं, वो भी था उधर। काफी जगह में लोकल गार्ड्स था, बड़ा गार्ड को हटा के लोकल गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग शॉप फ्लोर एक्चुअली। और ट्रेनर व्हील, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेनर व्हील का यूज कर रहे हैं उन लोग, और उसको आप मतलब पार्क भी कर सकते हो, उसके लिए काइजन बनाया, और हेवी लोड को नीचे रखा, लाइट लोड को ऊपर रखा है। और कस्टम मेड वर्क स्टेशन, जहां भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, लकड़ी का काम हो रहा है, कस्टम मेड। 2-3 सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि FG इतना ज्यादा क्यों है। मेरे ख्याल से इनका जो डेली शिपमेंट है वो काफी है, तो दैट इज वाई इतना बड़ा दिख रहा है, बिकॉज पैकेज साइजेस आर बिग एंड द नंबर ऑफ सच पैकेजेस आर आल्सो क्वाइट हाई। जैसे आइकिया में अगर आप गए होंगे तो आइकिया में भी आप देख सकते हो वैसे ही। फिर वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, नज और जंक। तो जैसे मैंने बोला था आपको मूरी, और मूरी का ऑपोजिट इरूम, तो इधर वही है, डिस्पोजल उन लोग करते हैं। और लेकिन सवाल ये है, ये सवाल डेफिनेटली सबको करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए कि क्यों इतना जंक जनरेट होता है, कैन वी अवॉइड जंक, रेड टैग एनालिसिस करके। तो राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आई विल टेक यू थ्रू द लेआउट, और उसका कैटेगराइजेशन हो चुका है, मैं कुछ केस स्टडी आपको दिखाऊं। Any quick question I can answer before I move? Mr. Dr. Rai, this is Rushikesh from DPS Pressing. हाँ बोलिए। Yeah, sir. Cellular layout ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मतलब प्रोसेस की और प्रोडक्ट की? आप बोलिए, अभी तक आपको जो बताया गया है उसका आधार पर क्या लगता है आपको? ये सेलुलर, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोडक्ट लेआउट क्या है। प्रोडक्ट लेआउट में सारे ऑपरेशंस को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में, ताकि वो इनिशियल पार्ट से फाइनल पार्ट तक रेडी हो जाता है। और प्रोसेस में, प्रोसेस अपनी जगह में होता है, और जो पार्ट्स है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस हो जाता है। तो आप बताइए, अभी ये सेलुलर लेआउट क्या लगता है आपको, कहाँ पर आएगा? ये प्रोडक्ट में आना चाहिए। हाँ, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट इज कमिंग अंडर प्रोडक्ट। यू आर राइट। एनी अदर पॉइंट? Yeah, hello. हाँ बोलिए। This is Vijay from Pradip Press Parts. बोलिए। सर, हमारे यहाँ इंस्पेक्शन जो टैपिंग एरिया है, वहाँ पे चेयर से बैठने के लिए लोग होते, चेयर्स, बेंचेस। So is it right or wrong? ओके, मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपरवाइजर और इंजीनियर को वॉच करना चाहिए कि मूरी हो रहा है क्या नहीं। और मूरी सिर्फ फिजिकल थकावट नहीं है, पूरी आंखों के लिए भी मूरी होता है, कानों के लिए भी मूरी होता है। एक्चुअली हमारा जितना सेंस ऑर्गन्स है सब में मूरी हो सकता है अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा दो तो आपको देखना है, जैसे अगर मानिए कि कुछ कोई इंस्पेक्टर मानिए वेफर को चेक कर रहे हैं, या तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो
क्लोजली माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहे हैं उन्होंने कि ब्रिजिंग क्या आइसिकल ऐसे कुछ हुआ है क्या नहीं, तो उन लोगों को देखना पड़ता है थ्रू द ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को देखने के लिए एक फिक्स्ड अरेंजमेंट किया जाता है, और अगर वो अरेंजमेंट के लिए उनको झुक के अरेंज करना है तो आपको देखना है कि अगर बैठ के आप उसको अरेंज करो तो क्या उनका वर्टिब्रा बेंड होता है, अगर होता है तो ट्राई डूइंग इट स्टैंडिंग इफ इट इज पॉसिबल, टू हैव ए फिक्सचर वेयर ही विल बी एबल टू ऑब्जर्व इन स्टैंडिंग कंडीशन, इफ नॉट मे बी सिटिंग अरेंजमेंट विल बी बेटर। तो जहां पर नॉर्मली बहुत क्लोज एग्जामिनेशन होता है उधर you can have some seats in such special cases, but otherwise for mundane regular checkup, for example dimensional checking through caliper, micrometer, etc., make them to stand. Okay, Any sir. other point? Okay sir, thank you. ठीक है, okay. I now move to the next topic. हेलो सर। या हाँ बोलिए। सर राहुल बात कर रहा था। एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हेलो कंपनी विकास इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। सर हमारा एक लोकेशन है जहाँ पे असेंबली होता है कन्वेयर पे, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स हमारा असेंबल करते हैं पार्ट्स को, तो उस टाइम उन लोग तो वहाँ पे हम लोगों ने टेबल्स दिया है, तो वो हमने जो टेबल्स दिया है उनको सिटिंग्स अरेंजमेंट के लिए, तो वो बेटर है कि क्या? जैसे देने से ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, या फिर ना देते हुए तो अगर आउटपुट ज्यादा आता है? देखिए, मैं अभी आपको जो पॉइंट पहले जो सवाल किया था उनको बताए थे कि ये पूरा डिपेंड करता है कि अगर उनको प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्लोज एग्जामिनेशन करना है और वो काफ़ी गहराई में करना है, जैसे आप डिफेक्ट एनालिसिस कर रहे हो, डिफेक्ट को प्रोडक्ट को एकदम गहराई से देख रहे हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से इसके कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो उधर अगर आप खड़े होके कर रहे हो, कुछ केस में मैंने देखा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइट का भी सवाल होता है कि फोकस लाइट आता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो इन सच केसेस इट इज बेटर टू मेक देम टू सिट, और वो केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन रखना चाहिए। अदरवाइज इन जनरल द रूल इज दैट मेक पीपल टू स्टैंड, लाइन बैलेंस कीजिए, वर्क को बैलेंस कीजिए, एंड देन लेट द वर्क फ्लो in a unidirectional, or if it is a cell kind of thing, it should go from one end and then it will come out on the other end. ऐसे डिजाइन कीजिए आप। एंड नॉर्मली टेंडेंसी है लोगों का टू अवॉइड, पर्टिकुलरली इंडिया में मैं देखता हूँ कि लोग अवॉइड करते हैं खड़े होकर काम करने के लिए, इसीलिए हमें बहुत शुरू में कोशिश करना पड़ा, लेकिन जब एक बार आदत हो गया उनको खड़े होकर काम करने के लिए, तो उस टाइम उनको समझ में आता है। लेकिन मैं इसी टाइम में और एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं अभी बता रहा हूं वो नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट की, एक आदमी 8 घंटा आराम से खड़े होकर काम कर सकता है, लेकिन वही आदमी को आप अगर 12 घंटा काम कराओ तो हो सकता है 8 घंटे के बाद उसका जो फिजिकल पोस्चर है वो थक जाता है। तो उस केस में आप अगर करवाना चाहते हो, कोई आपके पास और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, आई फील दैट इट इज नॉट गुड इन दैट केस टू मेक हिम टू स्टैंड एंड वर्क। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हमेशा आपको नजर देना चाहिए क्या ऑपरेटर थक रहा है, क्योंकि देखिए उनका थकावट दूर करना कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका थकावट दूर करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि एक थका हुआ आदमी से क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और उसको बाद में आप अगर बताओगे कि आपने गलत प्रोडक्ट डिलीवरी दिया है तो वो सही नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स, वर्क डिजाइन, वर्क टाइम डिजाइन, वर्क स्टेशन डिजाइन, टाइप ऑफ वर्क, ये सब रिलेटेड है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Can you just tell me the ratio of active area and passive area, essential area and utility area? Yeah. As I told you that these terminologies are not available in the books. I developed these terminologies during this 90 companies shop floor layout investigation. So what I have seen, I can tell you in my experience, that you cannot have
a general standard for the ratio. I'll tell you why. Say for example, ये आप अगर एक प्रेस शॉप में काम कर रहे हो और मानिए कि आपका कस्टमर सारे डाई आपके उनके साथ जुड़े हुए, मानिए कि लास्ट 6 महीना, नेक्स्ट 6 महीने में जो बिजनेस होगा, पूरा डाई वो अपने पास नहीं रखना चाहते, वो सारे के सारे डाई आपके शॉप फ्लोर में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका पैसिव एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ गया. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, और कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हो आप. तो इस केस में ऑफ कोर्स यू कैन हैव ए डिस्कशन विथ योर शॉप कस्टमर कि उस केस में अगर वो पहले से आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं क्या. लेकिन जहां पर लीन लेआउट का सवाल है, द एक्टिव एरिया शुड बी एज मच एज पॉसिबल. मतलब WIP स्टोरेज एरिया फॉर द पैसिव एरिया शुड बी रिड्यूस टू, मतलब ना के बराबर होना चाहिए. FG जहां पर कस्टमर आपको डिक्टेट करते हैं उधर तो रखना पड़ेगा आपको, वो छोड़ के बाकी आपके तरफ से जो FG है कोशिश कीजिए एक दिन से ज्यादा ना रखने के लिए. तो ये आप बेंचमार्क करके रख सकते हो. सिमिलरली फॉर रॉ मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टेड मटेरियल, जहां पर हैंड टू माउथ फीडिंग हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टेड मटेरियल वहां पर भी ना के बराबर रखना चाहिए. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, डोंट गो फॉर a helicopter view of active area and passive area. Go for micro level active area and passive area analysis for control, and then find out that what it comes to as a whole. Have you understood my point? Yes, sir. Okay, fine. There was a question, actually somebody wanted me to discuss the definitions again. No, there is one more question from Siddhakala Swapnil. That's what actually. Can you repeat utility area and essential area? I'll just define it again. Yes. Let me define this again. Is your recorder going on? Yeah, it is going on. Yes. All right, fine. Yeah. So here on the screen you can see active area, passive area, utility area, essential area, unused area. So I just made a correction which was earlier essential area के अंदर मैंने रखा था ये utility area, तो अभी मैं उसको ठीक कर दिया जो मैंने बोला था आपको. तो एक्टिव एरिया मतलब जहां पर वैल्यू एडेड प्रोडक्शन होता है, जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ जो जो ऑपरेशंस है, जो प्रोडक्ट को फाइनल शेप, फॉर्म, फंक्शनलिटी देता है, इसको कहता है वैल्यू एडिशन, राइट. तो वो सारे जहां जहां होता है, दैट एक्चुअली इज कॉल्ड द एक्टिव एरिया. मतलब इधर आपको समझना पड़ेगा, अगर आप मशीन का एरिया है और ऑपरेटर को काम करने के लिए जो एरिया है वो है X और Y, और उनका इनकमिंग ट्रॉली, आउटगोइंग ट्रॉली जो है, मतलब उनका काम करने के लिए जितना जगह है वो जगह होता है एक्टिव एरिया. उससे ज्यादा है तो दैट एरिया इज एक्चुअली एक्स्ट्रा एरिया. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एक्टिव एरिया कैलकुलेशन करने के टाइम. तो इसका अंदर मैंने इंस्पेक्शन भी रखा, पैकिंग डिस्पैच भी रखा है, क्योंकि वो जरूरी होता है शिपमेंट के लिए, और इंस्पेक्शन जरूरी होता है फॉर गिविंग ए प्रोडक्ट व्हिच इज कन्फर्मिंग. पैसिव एरिया के अंदर जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन को, जैसे स्टोरेज एरिया, ट्रॉली रखने की जगह, बीन्स रखने की जगह, डाई एटसेट्रा, डाई स्टोरेज, सिक्योरिटी एटसेट्रा, ये सब पैसिव है. ये डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कोई भी इसका रिश्ता नहीं है, बट दिस सपोर्ट इंक्लूडिंग ऑफिस. यूटिलिटी के अंदर मेंटेनेंस, जनरेटर, कंप्रेसर, वाटर कूलिंग, MSCB, ये सारे यूटिलिटी एरिया के अंदर आ गए. यू कैन से इन ए वे दैट दैट इज ऑल्सो एसेंशियल. मेंटेनेंस को छोड़ के, क्योंकि मेंटेनेंस में अगेन काफी अपॉर्चुनिटी होता है एरिया को स्ट्रीमलाइन करने की. और एसेंशियल एरिया व्हिच कैनॉट बी अवॉइडेड, फॉर एग्जांपल गैंगवे, अगेन मेंटेनेंस को मैं इधर ही रखना चाहूंगा. टॉयलेट, वॉश बेसिन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब. अनयूज्ड एरिया इज फॉर फ्यूचर पर्पस. आर यू क्लियर? हाँ बोलिए. सर राहुल बात कर रहा हूँ विकास इंडस्ट्री से. बोलिए. सर मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जो हमारे पास रेड इन्वेंट्री होता है या डेड स्टॉक होता है, तो उसका एक इंडस्ट्री के अंदर कितना पीरियड स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, या फिर उसके बाद कितने दिन में उसको स्पॉइल या उसको रीसेल कर सकते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक पीरियड रह सकता है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. एक ही गाइडलाइन है, रेड स्टॉक आपका रुपया ब्लॉक्ड है.
यस तो सर, कोई रुपया ब्लॉक के लिए टाइम का पाबंदी नहीं लगाते हैं। आपका रुपया है वो वर्किंग कैपिटल के हिसाब से आपको यूज करना है। कैश फ्लो, कैश पानी जैसे फ्लो करता है, कैश भी फ्लो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में और वो वापस आना चाहिए। तो इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल, सभी एंगल से दैट इज व्हाट इज जस्टिफाइड। आपके कंपनी में अगर ग्रीन स्टॉक, ग्रे स्टॉक और रेड स्टॉक, ओके, इसका आइडियल रेशियो है, हाँ, मतलब शुरू में 96% ग्रीन स्टॉक, 3% है आपका ग्रे स्टॉक जो स्लो मूविंग एंड 1% है आपका रेड स्टॉक। ओके, तो और आप अगर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद रेड स्टॉक शुड बी 0 एंड ग्रीन स्टॉक शुड बी 97% एंड ग्रे स्टॉक कुड बी 3%, अप टू 3%। तो जैसे मैं आपको बोला, इनिशियली 1% तक हम लोग होल्ड करने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन बाद में 0। और 0 डिस्पैच करने के पहले, डिस्पोज करने के पहले आपको तो पता होगा, हम लोग डिस्कस किए हैं कि 6 किस्म का डिस्पोजिशन होता है। यस, कौन सी किस्म सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है उसको समझिए, लेकिन स्पेस रिलीज कीजिए और रुपया वापस लाइए कंपनी में, ताकि री इन्वेस्ट होता है। क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करूं ताकि अच्छा रुपया मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आप देखोगे तो जितना जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लेके उसको मतलब ये इम्प्लीमेंट कीजिए, दैट विल बी माय सजेशन। यस आपका, बट वो मैनेजमेंट से ही पेंडिंग रहा है, तो फिर उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैनेजमेंट को बार बार आप बताइए, रिमाइंडर कि दिस इज पेंडिंग, एक्शन तो कुछ बताइए, इंडिकेट कीजिए कि कब तक ये होना है। मैनेजमेंट के एंगल से भी वही प्रॉब्लम है कि उन लोग सोचते हैं कि आज के दिन में इसके लिए कस्टमर नहीं मिल रहा है। मुझे एक कंपनी का याद आ रहा है कि उनका काफ़ी करोड़ों में ऐसे रेड इन्वेंट्री था, अभी भी है शायद, तो ये प्रॉब्लम सस्पेंडेड था काफ़ी दिनों के लिए। तो उस केस में मैं बोलूँगा, अगर आपको लग रहा है कि एक स्पेकुलेशन आप करना चाहते हो, बेटर टू रिलीज द शॉप फ्लो, मेजरलाइन क्रिएट कीजिए, उधर उसको शिफ्ट कर दीजिए, शॉप फ्लो को फ्री कर दीजिए और पूरा डॉक्यूमेंट कर दीजिए कौन सी रेड आइटम है रेड टैग रजिस्टर में, एंड टेक इट अप फॉर डिस्कशन एवरी मंथ। ओके, विकास इंडस्ट्रीज। हाँ बोलिए। सर इसमें सॉफ्टवेयर लेआउट में जो फर्स्ट स्लाइड में एक आया था कि एक कुछ ट्रॉली है जो मतलब वो ट्रॉली को कितने जन कैरी कर रहे हैं, तो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर लेआउट करने के टाइम पे। बिल्कुल। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ ट्रॉली में मटेरियल समझो हैवी लाइक मोल्ड हम कैरी कर रहे हैं, तो लाइट वेट जब आता है तब एक सिंगल मैन पावर भी कैरी करते हैं, और जब उसका पर वेट जब ज्यादा होता है तो 2 लोग लग जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें मैन पावर कैसे कंसीडर करना है कि 2 करना है या मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि ये बिल्कुल गलतफहमी है कि डाई का जो लोड है, जहां पर लोड ज्यादा होता है उधर 2 आदमी की जरूरत है। देखिए, उसका मतलब आपका ट्रॉली का डिजाइन सही नहीं है। पहला पॉइंट है कि आपको डर लग रहा है कि ट्रॉली से अगर हेवी लोड लेके जा रहा है, मेरा ट्रॉली टॉपल तो नहीं हो जाएगा, अनबैलेंस तो नहीं हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैंने पहले भी बताया, ट्रॉली डिजाइन एक कैपेबिलिटी के अंदर आता है, तो डिजाइनर को ट्रॉली डिजाइनिंग में कैपेबल कीजिए, क्योंकि हम लोग सुंदर प्लेटन में देखा है अप टू 1.5 टन आराम से एक क्लास 8 का बच्चा भी, क्लास 5-6 का बच्चा भी आराम से लेके जा सकता है। उसके लिए व्हील डिजाइन, व्हील का फ्लेक्सिबिलिटी, व्हील का जो मटेरियल है वो जॉइंट, आप अगर उधर जो पाइप से आप डिजाइन कर रहे हो तो उसका लोड बेयरिंग एबिलिटी, हॉरिजॉन्टल लोड, वर्टिकल लोड, टॉर्शन लोड, ये सब कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैंपिंग करना जरूरी है। अगर हेवी डाई लेके जा रहे हो तो उसका गार्ड जरूरी है और उसका क्लैंपिंग करना जरूरी है। यू वोंट बिलीव, हमारा एक क्लस्टर मेंबर था जींस का, कुछ 500 kg का 300 डिग्री सेंटीग्रेड में हीटिंग करने के बाद वो डाई को लेके जाना था, ये रबर प्लांट था। तो उसके लिए भी हम लोग एक जो सिंगल आदमी से मतलब
वो ट्रॉली लेके जा सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग दोनों ही हो सकता है, ऐसा डिजाइन किया गया। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। इफ द डिजाइन इज ओके, इस डिजाइन इज सेफ, आप उसको अगर लॉक कर सकते हो, क्लैंपिंग अनक्लैंपिंग अगर एक सिंपल लीवर ऑपरेटेड सिस्टम के दौरान कर सकते हो, तो दिस इज वेरी सिंपल। हमेशा आप लोग याद रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट लेवर फॉर मैनुअल मूवमेंट इज एक्चुअली is a disgusting thing on the designer side. कभी भी वो डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेवर के आधार पे आप मटेरियल मूवमेंट कर रहे हो। ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, सो एक आदमी बार बार मूव कर रहा है, दैट इज फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन ट्रॉली डिजाइन के हम लोग कहते हैं कि सर पहले बार जो हम लोग 5S का प्रोग्राम किया था, आपको बताया थे कि वेट फ्लोर से ड्राई फ्लोर, वेट फ्लोर लोड, हेवी लोड जमीन के साथ चिपका हुआ रहता है, ड्राई फ्लोर में लोड मूव करता है। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ट्रॉली से हम लोग हेवी लोड भी लेके जा सकते हैं। नाउ द पॉइंट, अगर आपका लोड माने कि 1.5 टन 2 टन से ऊपर है, then you don't have any other way, you may have to use OHB crane. Okay, that may be possible. Even आप अगर जहां जहां जो फैक्ट्री में फोक लिफ्ट यूज करते हैं लोग, उधर भी मैंने देखा वेरी अनसेफ, उन लोग ठीक से क्लैंपिंग नहीं करते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि फोक लिफ्ट से मटेरियल अनबैलेंस के लिए गिर जाता है, एंड दैट इज पोटेंशियली वेरी अनसेफ। तो थोड़ा ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी भी बताया, इसको गहराई से सोचिए, डिजाइनर के साथ बात कीजिए एंड आइडेंटिफाई कीजिए कहां पर आप मैनुअल मूवमेंट को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? शिवलाल जयसवाल बोल रहा हूँ, एक्सेस पिंग से। हाँ बोलिए, एक्सेस पिंग से बोलिए। सर ये लेआउट का एरिया का ये जो बताया आपने, हाँ जी, इसका फैक्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है? स्ट्रक्चर मतलब जो गैंगवे का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर जो करके हम बोर्ड पे लगाते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट जो ग्रुप, जो टीम लेआउट के ऊपर काम कर रहे हैं, उस सारे फ्लोर, मैं आपके फैक्ट्री में काफी दिन गया नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले जब मैं गया था आपका मल्टी फ्लोर में लेआउट था। अभी भी ऐसा ही है क्या? अभी प्लांट अलग है सर, इधर सेक्टर 10 में। हाँ, अच्छा नया प्लांट, अच्छा हाँ, करेक्ट, मुझे आशुतोष ने दिखाया नया प्लांट, लेकिन तब शायद मशीनरी शिफ्ट नहीं हुआ था, मैंने नहीं देखा। अगर वो सिंगल फ्लोर है तो बहुत ही अच्छा है, उसको आप 2 फ्लोर है। 2 फ्लोर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक फ्लोर का अलग अलग आप पेपर में लेआउट कीजिए टू द स्केल, और उसके बाद जो मैंने बोला था सारे जो 20 पॉइंट है, वो 20 पॉइंट के आधार पे आप पूरा आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर उसको रिप्रोड्यूस कीजिए, फिर आपको एनालिसिस में सुविधा होगा। और आपका जो मूवमेंट है उसको लाइन से देखिए कितना मीटर का डिस्टेंस होता है, कहाँ नॉन वैल्यू एडेड मूवमेंट है, तो इसको फिर प्रपोजल कीजिए, फिर टीम से डिस्कस कीजिए। जो मैंने पॉइंट दिया उसको दोबारा देखिए, देखने के बाद एनालिसिस करते हुए देखिए क्या सजेशन आपके लिए बेस्ट है। एनी अदर पॉइंट? Yes, sir. This is Rishikesh from GPS Testing. हाँ बोलिए। Yes, sir. While designing the layout, can you elaborate if you have any idea about the factory inspector inspecting the things which is against the rule or regulations? कुछ साउंड आ रहा है, repeat your question please. My question is that while designing the layout, while preparing the layout, do you have any points which has to be taken care for the factory inspector who is inspecting the factory against the regulations? Okay, ये आप बोल रहे हो कि मैंडेटरी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके ऊपर, राइट? Yes, sir. तो या वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। मैंडेटरी रूल्स रेगुलेशन फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। तो देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा आपके फैक्ट्री कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आप हैजार्ड चीज से डील करते हो, हैजार्ड प्रोसेस से डील करते हो, तो आपका जो माने कि ईटीपी प्लांट वगैरह है वो अलग होगा। अगर पेंट से डील करते हो वो अलग होगा। एंड प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी सच थिंग। इफ यू आर अवॉइडिंग बाय द फैक्ट्री एक्ट
एंड आपका जो प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जुड़े हुए जो रूल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल, तो स्टैंडर्ड रूल है कि इलेक्ट्रिकल पैनल जहाँ भी है वो उधर कितना डिस्टेंस में, मैंने आप लोगों को बोला था रेड एंड व्हाइट लाइट के बारे में जब मैं VCS का प्रोग्राम ले रहा था, तो यस प्लीज टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये पॉइंट आज के दिन में डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि ये मैंडेटरी है, सो प्लीज डू नॉट टेक into consideration anything for granted for such areas. Okay. Hello sir. Yes. Sir, this is Rehan Khan on the basis of Accurate Industrial Control Private Limited. हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने टाइप ऑफ लेआउट्स बताया जिसमें कॉम्बिनेशन लेआउट एक बताया, जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट और सेलर लेआउट का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। तो सर उसमें कॉम्बिनेशन लेआउट हम असेंबली लाइन एग्जांपल दीजिए जिसको हम असेंबली लाइन पे यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपका एक्यूरेट में जो लाइन है जो डिजाइन किया गया था कंट्रोल पैनल के लिए, वो है आपका लाइन लेआउट, राइट। तो उधर हम लोग पहले जो डिजाइन किए थे उधर एक प्रोडक्ट सिंगल पीस फ्लो में एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में जा रहे थे। ऑफ कोर्स आपका जो प्रोजेक्ट टाइप सिचुएशन है वो हमेशा चेंज होता है, मतलब कोई भी हो कुछ भी हो, अगर आप लाइन फ्लो कर रहे हो तो दैट इज अ प्रोडक्ट टाइप लेआउट, लाइन फ्लो जो हो रहा है। तो आपके केस में तो कंट्रोल पैनल अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो तो आपका बिल्कुल प्रोडक्ट लेआउट हो गया। अगर आप हिंजेवाड़ी में आ जाओ तो उधर आप देखोगे आपका एक टैंक के ऊपर असेंबली हो रहा है, मल्टीपल असेंबली हो रहा है, दैट इज एक्चुअली ए फिक्स्ड लेआउट, ठीक है। और आपका एक्रोलेट में वो है प्रोडक्ट लेआउट, क्योंकि उधर बहुत सारे असेंबली वर्क स्टेशन हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में वो फ्लो कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट फ्लो लेआउट। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है आपका कहाँ कॉम्बिनेशन लेआउट हो सकता है। आपका P&A में शायद कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर असेंबली भी है, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका मशीनिंग भी है, उधर शायद कॉम्बिनेशन लेआउट हो सकता है। आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन रूल एक ही है, पहले आप फ्लो लाइन को आप पेपर कटआउट के बेसिस पे बनाएंगे तो वो आपको एकदम पूरा फ्लो आंखों के सामने दिखेगा। देन यू एनालाइज कि आपका मूवमेंट कहाँ है, लाइन खींचिए, बेस्ट टू ड्रॉ इट बाय पेंसिल विच कैन बी इरेस्ड, और कटआउट लीजिए जो आप 3M पेपर जैसे उसको आप उठा के फिर दूसरी जगह में पेस्ट कर सकते हो। तो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर लेआउट। Okay, I think we'll close now.